नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। आज जिस टॉपिक पर हम लोगों को बात करना है उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक डायपोल पर लगने वाला टॉर्क। अब ये टॉर्क क्या चीज़ है, इसको हम लोग पहले भी समझ चुके हैं क्लास 11th में, पर क्योंकि आज ज़रूरत है टॉर्क को समझने के लिए इसलिए उसको रिवाइज करेंगे। आज हम टॉर्क को एक बार छोटा सा रिवीजन ले लेंगे, उसका रिकॉल कर लेंगे बोलने का मतलब, और फिर इलेक्ट्रिक डायपोल पर लगने वाला टॉर्क यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको निकाल लेंगे। ठीक, इससे रिलेटेड एक चीज है फिर वर्क डन क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल पर जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, तब उस चीज को निकालेंगे फिर। और सेम तीसरा है फिर इलेक्ट्रिक डायपोल को जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है तो कितना पोटेंशियल एनर्जी होता है उसमें, इस चीज को। तो ये तीनों चीजें एक दूसरे से कोरिलेट है। तीनों चीजें इंडिविजुअल देखा जाए तो छोटी छोटी टॉपिक है, ज्यादा बड़ी टॉपिक नहीं है तीनों। ठीक है, ज्यादा बड़े बड़े टॉपिक नहीं है, छोटे छोटे हैं। तो इन टॉपिक्स को लेकिन मर्ज करके पढ़ोगे तो काफी बड़ा हो जाता है। तो ज्यादा लेट करने से बचते हुए हम लोग अभी चालू कर देते हैं टॉपिक को, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डायपोल पर लगने वाला टॉर्क इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पता है आपको। देखिए, अगर ये दो अपने पास क्या है, प्लेट है, ठीक है, इसका पोटेंशियल प्लस में, इसका पोटेंशियल माइनस में, तो बीच में क्या आ रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा प्लस से माइनस की तरफ। पता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ लगता है अपना। तो अब देखो, ये दो प्लेट्स को जब पास में रखा जाता है तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। मान लो इस प्लेट का जो पॉजिटिव प्लेट है उसका ऊपर से नीचे सिरा, मतलब पूरा एंड जो है, इसका एज जो है, इस एंड से इस एंड तक पूरा एज जो है, किनारा, उसका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज उसके सरफेस पर। ठीक है, मतलब यहाँ पर प्लस चार्ज है तो यहाँ पर भी प्लस चार्ज है, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस। यहाँ पर +2 चार्ज नहीं है, प्लस ही है 1। तो पूरे में सिंगल प्लस 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 चार्ज है। ठीक है, ये प्लस प्लस चार्ज यहाँ तक है, तो इस पर भी इंड्यूस क्या होगा, माइनस 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 चार्ज। जितना प्लस है उतना माइनस यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर जो फील्ड बन रहा है, एक प्लस के कारण एक माइनस, ये क्या बन रहा है, यूनिफॉर्मली बन रहा है। इस फील्ड को बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, दो प्लेट के बीच लगने वाला यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कंसीडर कीजिए, यहाँ पर +2 चार्ज है, यहाँ पर +2, यहाँ पर +2, यहाँ पर +2, यहाँ पर -1 या +1। ठीक है, मतलब यहाँ पर +2 है पूरा आधे तक, फिर यहाँ से +1 है। इसका मतलब यहाँ तक तो इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ पर -1 -1 -1 रहेगा, या -2 -2 रहेगा अगर यहाँ +2 है तो। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 -1 -1। इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग रहेगा ज़्यादा, यहाँ पर वीक हो जाएगा, और वीक होने के कारण ये थोड़ा सा स्लोप क्रिएट करेगा। स्लोप मतलब जैसे यहाँ पर सीधा जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर थोड़ा कमज़ोर हो जाएगा इसके कंपेयर में, वीक रहेगा ना। तो यहाँ पर पैरेलल जा रहे हैं क्या लाइन, नहीं, ये पैरेलल जा रहा था लाइन एक दूसरे से, ये लाइन एक दूसरे से पैरेलल जाएंगे, तो ये अपने आप में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये अपने आप में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। बोलने का मतलब +2 और -2 चार्ज के कारण दोनों प्लेट में लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। -1 और +1 के कारण लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप में यूनिफॉर्म है। ठीक, लेकिन दोनों आपस में यूनिफॉर्म नहीं है, समझ रहे हो। एक तो ऐसा जा रहा है पैरेलल लाइन, एक पैरेलल लाइन ऐसा जा रहा है, पैरेलल लाइन्स है यहाँ पर, और पैरेलल लाइन्स ऐसे, तो एंगल क्रिएट हो रहा है यहाँ पर। याद रखिएगा, दो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल बिल्कुल 90 डिग्री का रहता है, मतलब ऐसे रहेगा, समझ रहे हो। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो दोनों एकदम स्ट्रेट रहेंगे। स्ट्रेट मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस परपेंडिकुलर रहेगा हर पॉइंट पर, पैरेलल लाइन है ना, तो पैरेलल रहेंगे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यूनिफॉर्म हो तो। नॉन यूनिफॉर्म में एक ऐसे जा रहे हैं, एक ऐसे जा रहे हैं, इंटरसेक्ट कर सकते हैं बिल्कुल। नॉन यूनिफॉर्म में ना, तो ये होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स आपके चैप्टर में नहीं है, आपके सिलेबस में ही नहीं है, तो आप बच गए इस चीज से। ठीक है, तो हमको केवल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स में ये सबको देखना है, किन सबको, टॉर्क को, वर्क डन को, और किसको, पोटेंशियल एनर्जी को, किसमें, एक इलेक्ट्रिक डायपोल में। तो आइए चालू करते हैं आज का टॉपिक। मेरा नाम है आशीष कुमार बंछोर, भिलाई फिजिक्स एकेडमी में आपका स्वागत है। तो पहला टॉपिक है आपका टॉर्क इन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो देखते हैं हम लोग टॉर्क क्या होता है। फिर टॉर्क,
अब टॉर्क को एक और चीज कहा जाता है रीस्टोरिंग फोर्स। तो कहीं पर अगर ऐसा लिखा हुआ आ गया कि फाइंड आउट द रीस्टोरिंग फोर्स इन अ इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फिर कंफ्यूज मत होना। इसको क्या कहा जाता है, एक और चीज, टॉर्क को ही कहा जाता है रीस्टोरिंग फोर्स। अब इसका कारण क्या है रीस्टोरिंग फोर्स बोलने का, अभी देखते हैं हम लोग क्या कारण है। इसी को एक चीज और कहा जाता है जिसका मतलब है कपल। वो वाला कपल नहीं है भाई, ये कपल, इसको भी समझते क्या कपल है, फिर वो वाला नहीं है। तो देखो, अगर एक इलेक्ट्रिक डायपोल को मैं रख देता हूं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये हो गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, पैरेलल लाइन बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का, अभी देखे थे हम लोग, ठीक है। तो इसको मैं डिनोट कर देता हूँ ई से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। चलिए ये हुआ। इलेक्ट्रिक डायपोल को रख देता हूँ यहाँ पर, ये माइनस चार्ज और ये प्लस चार्ज, ऐसा रख देते हैं, ये माइनस है और ये प्लस है। तो इसको ना ऐसे कर लेते हैं, चलो, ये एक माइनस और एक प्लस चार्ज है, ऐसा और ऐसा, ठीक। तो इलेक्ट्रिक डायपोल के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, बहुत कम होता है, 2L डिस्टेंस होता है, मतलब सेंटर से दोनों बराबर दूरी पर होते हैं। तो मान लेते हैं इसका डिस्टेंस यहाँ से L और यहाँ से L, मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया 2L, ठीक है। अब सोचिए, एक चार्ज पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज है, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या है, आपस में पेयर बना रहे हैं, युग्म बना रहे हैं, इसी को क्या बोलते हैं, कपल। इसको कपल बोलते हैं। अब हम लोग पढ़ रहे टॉर्क, तो कपल फोर्स भी बोला जाता है इसको, कपलिंग फोर्स, कपल फोर्स, ऐसा। तो दोनों पर लगने वाला फोर्स, इसी को क्या बोला जाएगा, कपलिंग फोर्स, कपल फोर्स। अच्छा, इस पर कुछ फोर्स लग रहा होगा क्या, सोच कर देखिए भाई साहब, ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, इस तरफ से ऐसे जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या होता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। इसका मतलब पॉजिटिव इधर है, निगेटिव इधर है, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज ये है, तो अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा या बाहर की तरफ भेजना चाहेगा, पॉजिटिव से आ रहा है तो इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, रिपल्स करेगा, बाहर भेजेगा, डिस्ट्रैक्ट करेगा, ठीक। तो इस पर एक फोर्स लगेगा जो इसको पुश आउट करेगा इस डायरेक्शन में। इसका वैल्यू कितना रहेगा इस फोर्स का, F इक्वल टू QE रहेगा, पक्का रहेगा, पक्का रहेगा, और क्या, ठीक। वैसे ही यहाँ पर माइनस चार्ज को देखोगे आप, ठीक है, माइनस चार्ज, तो माइनस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किस पोजीशन पर है, नीचे पर है ये, तो ठीक है। और इधर से पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की तरफ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन होता है निगेटिव से पॉजिटिव से निगेटिव, सॉरी, पॉजिटिव से निगेटिव रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो पॉजिटिव जा रहा है, पॉजिटिव जा रहा है, बीच में निगेटिव मिल गया, तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करने का काम करेगा ना अपने तरफ। तो इस पर पुलिंग फोर्स लगेगा इस तरफ, कितना, उतना ही। याद है ये कहाँ से आता था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को क्या बोलते थे आप, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ऐसे बोलते थे ना। तो फोर्स को क्या बोलोगे, Q इंटू ई, यहां से बन सकता है फोर्स इक्वल Q इंटू ई, बन गया। तो यहां पर भी सेम फोर्स लग रहा है, यहां पर भी सेम फोर्स लग रहा है, ठीक है, दोनों ही जगह पर सेम फोर्स लग रहा है। अब ये दोनों फोर्स कर क्या रहे हैं भाई, इसको समझना। यहां पर इक्वल फोर्स लग रहा है, यहां पर इक्वल फोर्स लग रहा है, यहां पर इक्वल फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में, इधर इस डायरेक्शन में। तो ये क्या करेगा, अब दोनों बराबर है ना, बराबर है दोनों। अगर मान लीजिए एक तरफ नहीं लगता या एक तरफ वैल्यू कम रहता फोर्स का, माने इस चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर कम हो जाता इस चार्ज से, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ई तो बराबर रहेगा, तो फोर्स किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, केवल चार्ज पर, केवल क्यू पर। अगर ये वाले क्यू का वैल्यू ज्यादा हो जाता, ये वाले क्यू का वैल्यू कम हो जाता, मान लो की बात ना, तब क्या कंडीशन बनता, इस पर फोर्स ज्यादा लगता क्योंकि क्यू ज्यादा है, और फोर्स ज्यादा लगता तो ये भग से फेंक देता, एकदम रिपेल, डिस्ट्रैक्ट कर देता, ठीक। और इस पर कम लग रहा है तो ये खींच ही नहीं पाता बहुत ज्यादा, तो ये ऐसे फेंका जाता। यहाँ पर टॉर्क का कोई कंडीशन ही नहीं बनता। टॉर्क क्या है, यहाँ पर डायपोल का ही कंडीशन नहीं बनता, क्योंकि डायपोल बनने का सबसे पहला क्राइटेरिया है कि दोनों चार्ज का वैल्यू सेम होना चाहिए, Q इंटू 2L, दोनों के चार्ज के बीच का 2L डिस्टेंस होना चाहिए।
और चार्ज का वैल्यू भी सेम होना चाहिए, दोनों चार्ज की मैग्नीट्यूड सेम होने चाहिए। यह है पहला क्राइटेरिया। ठीक है, इसका मतलब दोनों पर बराबर फोर्स लग रहा है, तो एक आगे की तरफ भेजने की कोशिश करेगा, एक पीछे की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो बाहर भेजना और पीछे खींचने के कारण ये एक ही जगह पर स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि फोर्स का वैल्यू सेम है। और फोर्स का वैल्यू सेम है दोनों तरफ पे, तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे घूमना चालू कर देगा। ऐसा देखो, समझना ना, ये ऊपर है तो ये नीचे जाने का कोशिश कर रहा है फोर्स के कारण, मतलब आगे की तरफ, और ये ऊपर उठने का कोशिश करेगा ऐसे ऐसे। अब इस पोजीशन में आने के बाद ऐसा होते जाएगा, अब इस पर ये वाला फोर्स लग जाएगा ऐसे ऐसे, ये गोल गोल घूमते रहेगा कंटिन्यू ऐसा। इसी को कहते हैं टॉर्क। अब ध्यान से देखना, ये अपने पोजीशन को रीस्टोर करने की कोशिश कर रहा है क्या, बिल्कुल ऐसे था ऐसे आने की कोशिश कर रहा है, ऐसे था ऐसे आने की कोशिश कर रहा है मतलब ये पॉइंट यहीं पर था, यहीं पर वापस आने की कोशिश कर रहा है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, रीस्टोरिंग फोर्स। किसको, टॉर्क को। अब याद रहेगा टॉर्क को रीस्टोरिंग फोर्स क्यों कहा जाता है। चलिए ठीक है, अब इसका वैल्यू होगा क्या, टॉर्क का वैल्यू क्या होता है। टॉर्क को कैसे डिफाइन करते थे आप, वी नो दैट टॉर्क इज डिफाइंड एज आइदर फोर्स into perpendicular distance between both force। आइदर फोर्स का मतलब कोई भी एक फोर्स, कोई भी एक फोर्स मतलब या तो ये फोर्स को लो या ये फोर्स को लो, कोई भी एक फोर्स का वैल्यू को ले लो यहाँ पर, और उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस को लेने का है अपन को, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, उससे पहले समझ लो कि यहाँ पर जो डायपोल है आपका वो बनाया हुआ है, ये डायपोल है ना, ये डायपोल मोमेंट ही तो बना रहा है ना ये। पी का डायरेक्शन क्या होता है भैया, निगेटिव से पॉजिटिव में, याद कीजिए पी। ये एंगल बना रहा है मान लो थीटा, किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से। थीटा एंगल क्या बनाया है, डायपोल मोमेंट बनाया हुआ है। डायपोल का डायरेक्शन माइनस से प्लस होता है। ठीक है, हमको क्या फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ फोर्सेस। तो दोनों फोर्सेस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, देखते हैं। पहले तो इसको ट्रायंगल के रूप में क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि ट्रायंगल के रूप में, राइट एंगल ट्रायंगल के रूप में जब तक क्रिएट नहीं करोगे तब तक हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिलेगा नहीं। अब ये थीटा है, इसका मतलब ये वाला भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होने के कारण थीटा हो जाएगा। ठीक, तो सीधा इसी को थीटा लिख देता हूँ मैं। क्यों हुआ थीटा, क्योंकि ये भी पैरेलल है और ये बेस भी स्ट्रेट ही रहेगा ना, पैरेलल रहेगा, इसलिए अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा रहेगा, इंक्लाइनेशन तो सेम है इसका। ठीक, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा क्या, सोच कर देखो। मैं नाम दे देता हूँ इस वाले पॉइंट का ए, इस पॉइंट का बी और इस पॉइंट का सी। सोच कर देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा क्या, टाइम ले लीजिए, चलिए 2 मिनट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, देखो ये तो आपका हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस हुआ, ये और ये, इन दोनों में से कौन सा होगा परपेंडिकुलर, सोचिए सोचिए जल्दी से। मैंने डाला है एक वीडियो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्लास 11th के लिए, उसको देख लीजिएगा, वो बहुत काम आएगा आपके लाइफ में। ठीक है, क्यों काम आएगा, क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट वहीं से आते हैं भाई, फिर अचानक से पन्ना खोजना पड़ता है अपन को, भाई क्या होता है बेस, क्या होता है परपेंडिकुलर। उतना छोटा सा कॉन्सेप्ट भी पता नहीं रहता हम लोगों को, बेस किसको बोलेंगे या लॉन्गिट्यूड किसको बोलेंगे। एक्चुअल में यहाँ पर हो क्या रहा है, ये और ये दोनों लाइन ही, दोनों ही लाइन परपेंडिकुलर भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है। डिपेंड किस चीज पर करेगा कि आप किस एंगल को ले रहे हो। यहाँ पर अगर ये थीटा है और ये 90 डिग्री है तो बेस से ये एंगल क्रिएट होता है, तो बेस क्या होगा ये। अगर ये 90 डिग्री है और ये थीटा है तो बेस ये हो जाएगा। समझ रहे हो कहने का मतलब, जहां पर एंगल होता है, जिस लाइन से ज़्यादा एंगल क्रिएट होते हैं, जैसे ये एक एंगल 90 डिग्री का क्रिएट कर रहा है यहाँ पर, और ये ऐसे बैंड हुआ है मतलब इंक्लाइंड है, तो यहाँ पर थीटा एंगल क्रिएट कर रहा है। अगर इसको थीटा मान दें, इसको 90, तो बेस ये हो गया। ठीक, अगर इसको थीटा मान दें और ये 90 तो बेस ये हो गया, बस ये पॉइंट है। ठीक, तो यहाँ पर बेस कौन सा होगा, बेस होगा ये, और परपेंडिकुलर होगा ये। तो अपन को क्या बोला, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ फोर्सेस, तो BC है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क जिसको टो से डिनोट करते हैं, आइदर फोर्स है Q इंटू E, यही है, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है B,
सी। अब बी सी का वैल्यू निकालिए भाई, क्या है बी सी का वैल्यू, क्या होगा सोचिए। बी सी का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले अपन ध्यान देते हैं ट्रिग्नोमेट्री पर, इस ट्रायंगल पर, राइट एंगल ट्रायंगल है तो ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई हो सकता है। अब ट्रिग्नोमेट्री का साइन थीटा किसके रेशियो को बताता है, आपका लॉन्गिट्यूडनल और हाइपोटेनियस को। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल है आपका बी सी और हाइपोटेनियस है ए सी। ध्यान से देखोगे तो ए सी को आप क्या लिख सकते हो, 2L, दोनों डायपोल के बीच का डिस्टेंस। तो बी सी को क्या डिनोट कर सकते हो फिर, 2L साइन थीटा, ये डिनोट कर सकते हैं हम लोग। ठीक, तो बी सी की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, 2L साइन थीटा। तो टॉर्क क्या बनेगा फिर ऐसे में, QE इंटू 2L साइन थीटा। पर Q इंटू 2L तो आपको पता है क्या होता है, डायपोल मोमेंट, बट डायपोल मोमेंट इज Q इंटू 2L, लिख लो ऐसा। ठीक, तो Q इंटू 2L की जगह क्या लिख सकता हूं मैं लिख सकता हूं P, किसके किसके जगह, Q और 2L, तो बचा क्या E और साइन थीटा। अच्छा, अब ये क्या है, P डायपोल मोमेंट जिसका डायरेक्शन क्या होता है, निगेटिव से पॉजिटिव। ठीक है, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, E देख रहे हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और साइन थीटा। अब ये एक्चुअल में है क्या, आपको पता है इसका डायरेक्शन फिक्स है। ठीक है, इसका डायरेक्शन फिक्स है, तो ये दोनों एक्चुअल में क्या हुए, वेक्टर क्वांटिटी हुए ये दोनों, और दो वेक्टर के बीच का प्रोडक्ट थीटा जो निकल रहा है एंगल, वो साइन थीटा है। तो किस टाइप का लगेगा फिर, क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा, और क्रॉस प्रोडक्ट से मिलने वाला रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है वो खुद क्या होता है, वो खुद वेक्टर होता है। इसका मतलब इसे लिखा जा सकता है टॉ इक्वल टू पी क्रॉस ई, और इस कंडीशन में टॉर्क भी वेक्टर हो जाएगा। तो ये हुआ आपका टॉर्क, किसका, इलेक्ट्रिक डायपोल का, कहां पर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, यहां पर P है आपका क्या चीज, अच्छा इन दोनों को इक्वेशन बना लो, डायपोल मोमेंट है, और E है क्या चीज आपका, E है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। साइन थीटा उन दोनों के बीच के एंगल का साइन फंक्शन को बता रहा है। साइन थीटा ही रिप्रेजेंट करता है किसी दो वेक्टर के बीच में कितना या कैसा वेक्टर प्रोडक्ट बन रहा है, कैसा टाइप का वेक्टर रिजोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, अगर cos थीटा होता तो डॉट प्रोडक्ट हो जाते, तो ये वेक्टर नहीं रहता। अब यहाँ पर ये दोनों क्या है, दोनों ही वेक्टर है, और दोनों वेक्टर के बीच में क्या लग रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट के कारण ये भी वेक्टर निकल गया। अच्छा, अब टॉर्क जो होता है उसका वैल्यू अपन को P और E के प्रोडक्ट के रूप में मिल जाएगा, लेकिन इसका यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट ऑफ टॉर्क आप अच्छे से याद होगा, इसको न्यूटन मीटर के रूप में डिनोट किया जाता था, क्योंकि फोर्स का होगा न्यूटन और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का होगा मीटर, तो ऐसा यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन मीटर। इस कंडीशन में क्या बन रहा है, लेकिन इस कंडीशन में P का होता है कूलॉम्ब मीटर और E का होता है न्यूटन, क्या होता है F इक्वल टू, ये देखो न्यूटन पर कूलॉम्ब, तो इस कंडीशन में भी तो वही आ रहा है भाई, न्यूटन मीटर। ठीक है, डायमेंशन क्या होगा, फोर्स का क्या होता है डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन होता है MLT माइनस 2। ठीक है, फोर्स का हुआ, फोर्स का हो गया, अब डिस्टेंस का निकाल लो, ये हो गया आपका डायमेंशन ML2T माइनस 2। ठीक है, तो ये हुआ अपन का टॉर्क, किस पे, किसी इलेक्ट्रिक डायपोल पे। अब याद रखिएगा टॉर्क कुछ और नहीं है, एक फोर्स ही है, एक टाइप का फोर्स है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर इलेक्ट्रिक डायपोल पर कितना फोर्स लग रहा है ये भी पूछ दिया जाए तो वो टॉर्क की ही बात कर रहा है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। अब इसके कुछ स्पेशल केसेस बन सकते हैं क्या, कुछ स्पेशल कंडीशंस बन सकते हैं क्या, बिल्कुल बन सकता है। आइए देखते हैं क्या स्पेशल कंडीशन बन सकते हैं। स्पेशल कंडीशन तो एंगल पर ही डिपेंड करेगा भाई, कैसे, देखो वहां पर अगर एकदम ध्यान से देखोगे तो P और E दो चीजों पर निर्भर है, ठीक, टॉर्क, और तीसरा साइन थीटा पर। P और E तो एक हद तक आप लिमिटेड रख सकते हो, Q का वैल्यू मिल गया है, 2L का वैल्यू मिल गया, पर थीटा किस पोजीशन पर है,
इस पर पूरा वैरी करेगा आपका क्या चीज, टॉर्क। तो पहला स्पेशल कंडीशन देख लेते हैं। मान लीजिए अगर इफ थीटा इज 0 डिग्री, थीटा को शून्य रख दें हम लोग। थीटा शून्य का मतलब यहां पर कोई एंगल बन नहीं रहा है। ये ऐसा था इलेक्ट्रिक डायपोल, अब ऐसा हो जाएगा। समझ रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और डायपोल मोमेंट के बीच में कोई भी एंगल नहीं बन रहा है। प्लस चार्ज यहाँ पर, माइनस चार्ज यहाँ पर, इसको ऐसे समझो ना, ये डायग्राम ऐसा बन जाएगा। ये डायपोल मोमेंट हो गया, मैं अलग से बना देता हूँ, और ये इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया। यहाँ पर कोई थीटा दिख रहा है क्या? बिल्कुल नहीं, 0 डिग्री है। थीटा 0 डिग्री है, इसको डिनोट कर दो। ये माइनस चार्ज है और ये प्लस चार्ज है, ठीक। तो थीटा 0 है, ये है P और ये है E। तो इस कंडीशन में क्या होगा, टॉर्क इक्वल टू पी ई साइन 0 डिग्री, थीटा 0 है। तो साइन 0 क्या होता है, 0। तो यहाँ पर टॉर्क कुछ नहीं लगने वाला आपका। अब क्यों नहीं लग रहा है उसके कॉन्सेप्ट को समझो, सोचो सोचो क्यों नहीं लग रहा है। इसका रीजन ये है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ है, ठीक। अब आपका पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया, तो पॉजिटिव चार्ज को तो भेजने का काम करता है, ये लोग ऐसे भेज रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक। और निगेटिव वाले को अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये ना तो आगे बढ़ेगा ना ये पीछे जाएगा, ना तो इस पर कोई फोर्स लग पाएगा इस तरफ पे, ना इस पर इस तरफ से लगेगा। अगर फोर्स लग भी रहा है तो दोनों बराबर ही लगते रहेगा, इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगा। निगेटिव को बराबर खींचते रहेगा, पॉजिटिव को बराबर ढकेलते रहेगा। इस कारण ये अपने स्टेबल पोजीशन पर रहेगा, और क्योंकि ये अपने स्टेबल पोजीशन पर रहेगा, यहाँ पर फिक्स रहेगा, इसलिए इस स्टेट को कहा जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम का स्टेट। दिस पोजीशन ऑफ डायपोल इज known as stable equilibrium, ठीक है। स्टेबिलिटी पा गया ना ये, ना तो इधर आगे की तरफ ऐसे झुकेगा, ना पीछे की तरफ ऐसे झुकेगा, ना कहीं आगे बढ़ेगा ना पीछे बढ़ेगा, वो वहीं पर का वहीं पर रहेगा, इसलिए स्टेबल कहलाएगा, ठीक है। एक बात ये हुआ। दूसरा बात अगर ले ले हम लोग, अगर थीटा को मान लो 90 डिग्री ले लेते हैं, तब क्या कंडीशन में चेंजेस आ जाएंगे, इक्वेशन 1 में क्या चेंजेस आ जाएगा। थीटा 90 मतलब साइन का मैक्सिमम वैल्यू, साइन 90 इक्वल 1, ठीक। ये साइन का मैक्सिमम वैल्यू होता है ना। इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा 90 है मतलब, अब इस डायग्राम से समझ लेते क्या हो रहा है। थीटा 90 में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो ऐसे जा रहा है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ गया है, दोनों के बीच पे स्ट्रेट ऐसा, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया आपका डायपोल मोमेंट, ठीक है, ठीक है। और ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है और डायपोल मोमेंट ये है, तो इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री बन रहा है। मतलब when P is perpendicular to E, ये भी बोल सकते हो, ठीक है। P जब E के परपेंडिकुलर है, यहाँ पर क्या होगा, when P is parallel to E, डायपोल इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यहाँ पर वेक्टर P इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर E। तब के कंडीशन में इक्वेशन 1 विल बी P is sin 90 और sin 90 is 1, so tau इक्वल टू PE। ये है मैक्सिमम पोजीशन टॉर्क को पाने के लिए, इससे ज़्यादा कहीं पर नहीं मिलेगा आपको। सो इन साइन 90 या 90 डिग्री पर ऑफ डायपोल फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी द टॉर्क विल बी मैक्सिमम, और इस पोजीशन को कहा जाता है स्टैंडर्ड पोजीशन। दिस पोजीशन इज नोन एज स्टैंडर्ड पोजीशन ऑफ डायपोल। डायपोल का क्या कहलाता है, ये
स्टैंडर्ड पोजीशन। स्टैंडर्ड पोजीशन कहने का एक और कारण है, उसको हम लोग अभी पोटेंशियल एनर्जी जब पढ़ेंगे ना उस पॉइंट पर देखेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड पोजीशन क्यों कहा जा रहा है उस चीज को। ठीक है, एक बात ये हुआ। तीसरा देखते हैं लास्ट कि अगर थीटा को रख दिया जाए 180 डिग्री, इफ थीटा इज 180 डिग्री, 180 डिग्री रखने का मतलब आपका हो गया है निगेटिव चार्ज यहाँ पर और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर। समझ रहे हो, डायपोल में निगेटिव चार्ज यहाँ पर हो गया, पॉजिटिव यहाँ, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये हुआ। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है आपका वो ऐसा ऐसा यूनिफॉर्म है, तो पैरेलल रहेंगे एक दूसरे के। अब यहाँ पर ध्यान दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या है, ये इस तरफ, और डायपोल मोमेंट का इस तरफ, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है 180 डिग्री। और दोनों के बीच में अगर 180 डिग्री एंगल मिल रहा है मतलब रिवर्स पैरेलल है दोनों एक दूसरे के। व्हेन P and E आर इन रिवर्स पैरेलल कंडीशन, उल्टे पैरेलल कंडीशन में है। ठीक है, तब क्या प्राप्त होगा अपन को, टॉ का वैल्यू PE साइन 180 डिग्री। साइन 180 क्या होता है, जो साइन 0 होता है, साइन 0 0 होता है, तो साइन 180 भी 0 होगा, और साइन 180 0 हुआ तो टॉर्क भी 0 होगा। इसका मतलब यहाँ पर भी कोई टॉर्क नहीं लगेगा, कहने का मतलब यह है। टॉर्क कुछ भी नहीं लग रहा है का मतलब, टॉर्क कुछ भी नहीं लग रहा है का मतलब होता है यहाँ पर, अब ध्यान देना ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का ये वाला जो आपका प्लेट रहेगा ना वो प्लस चार्ज से है, प्लस चार्ज से भरा हुआ है, और ये प्लस से माइनस के डायरेक्शन में जा रहा है। आपका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, तो प्लस चार्ज को क्या करेगा भैया, अट्रैक्ट करेगा क्या, नहीं करेगा, बाहर भेजने का काम करेगा, तो इसको बाहर भेजने का काम कर रहे हैं। एक बात, ये निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने का काम कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये बाहर भेजने का काम कर रहे हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज को इधर भेजने का और नेगेटिव चार्ज को यहाँ। तो अब क्या करेगा, कंडीशन क्या बनेगा, फोर्स तो दोनों पर बराबर लग रहा है, QE। ठीक, तो ये क्या रहेगा, यहीं पर फिक्स रहेगा आपका। समझ रहे हो, यहाँ पर ऐसे बने रहने की कोशिश करेगा, लेकिन इसका एक्चुअल पोजीशन तो ये है नहीं, एक्चुअल पोजीशन ये रहता है। समझ रहे हो, पॉजिटिव चार्ज इस तरफ रहना चाहिए, नेगेटिव चार्ज इस तरफ, तो ये क्या करेगा, लड़खड़ाते रहेगा ऐसा। इसलिए इस पॉइंट को कहा जाएगा कंडीशन या स्टेट ऑफ अनइक्विलिब्रियम, स्टेट ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ पर स्टेबल नहीं रहेगा, इसी को कहा जाता है स्टेट ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम ना, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब ये रहेगा इस पोजीशन पर, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं पाया रहेगा ये, एक्चुअल में इसको आ जाना चाहिए इस पोजीशन पर। ठीक है, थीटा 0 पर आ जाना चाहिए। थीटा 0 इसको अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां पर पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव वाले प्लेट से दूर हो चुका है तो रिपल्सन कम, और यहाँ पर अट्रैक्शन थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, तो ये स्टेबल कंडीशन हो जाता है। ये अनस्टेबल हो जाता है भैया, अनस्टेबल, क्योंकि यहाँ रिपल्सन ज़्यादा लगेगा, अट्रैक्शन कम लगेगा। ठीक, तो ये होता है आपका टॉर्क। टॉर्क के 3 स्पेशल केस भी देख लिया हम लोग थीटा के वैल्यू पर। ठीक है, अब अगला पॉइंट है कि ऐसी कंडीशन पर मान लीजिए हम लोगों ने किसी डायपोल को रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक डायपोल को, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ही, तो वर्क डन क्या होता है इस चीज को देखते हैं। आइए, वर्क डन इन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा गणेश चतुर्थी आ रहा है और नवरात्रि आ रहा है, गरबा करेंगे, करो, गरबा तो करना चाहिए, लेकिन गरबा के चक्कर में अपने पढ़ाई के साथ गरबा मत करना भैया। पढ़ाई के साथ गरबा कर दोगे ना गड़बड़ हो जाएगा। पढ़ाई साथ में पैरेलली चलाते रहो, क्योंकि नवरात्रि का जैसे ही गरबा होगा खत्म वैसे ही मॉडल का गरबा चालू हो जाएगा सबके स्कूल्स में। और मॉडल का गरबा चालू हुआ और कहीं आपने नंबर कम लाया तो सेल्फ कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ेंगी। और ये सेल्फ कॉन्फिडेंस की जो धज्जियाँ होती है ना, ये इंसान को बहुत पीछे ढकेल देती है भैया। सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट रहना चाहिए आपका। सेल्फ कॉन्फिडेंस ही सबसे मेन चीज है। कोई 3 घंटे के एग्जाम में अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उसको आत्मविश्वास है, वो पढ़ा है, थोड़ा भी पढ़ा है, लेकिन आत्मविश्वास से आंसर लिख रहा है, तो उसके आंसर का
प्रकट करने का तरीका ये अलग रहेगा, प्रेजेंटेशन ही अलग लगेगा। और जो लो कॉन्फिडेंस में है उसके साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस ही लो है, कितना भी पढ़ ले रहा है, पेपर के लिए प्रिपेयर ही नहीं हुआ है, युद्ध लड़ने जा रहे हो तो अपने अंदर आत्मविश्वास तो रहना चाहिए ना, हाँ भाई मैं हरा दूंगा उसको। ये कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज़ है, और ये चीज़ तब आती है जब हम पढ़े रहते हैं चीज़ों को। तो गरबा करो लेकिन गड़बड़ मत करो पढ़ाई के साथ। अब क्या देख रहे हैं हम लोग, वर्क डन। तो इसको चेंज करके क्या कर देते हैं, वर्क डन लिख लेते हैं। वर्क डन ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले तो वर्क डन को समझते हैं भाई। वर्क डन क्या होता है? वर्क डन का मतलब होता है किसी ऑब्जेक्ट पे लगाया जाने वाला फोर्स, ठीक है, फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू, या फोर्स के कारण अगर कोई ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है किसी सर्टेन डायरेक्शन में, उसी को कहा जाता है वर्क डन। आपने फोर्स तो लगाया, मैं फोर्स लगा रहा हूँ, यहाँ पर फोर्स लगा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं दिख रहा है, तो मैं कितना भी फोर्स लगाऊं, कितना भी फोर्स लगा लूँ, अगर डिस्प्लेस अगर हो ही नहीं रहा ऑब्जेक्ट, यहाँ पर वर्क डन नहीं माना जाएगा। साइंटिफिकली नहीं माना जाएगा ना। ऐसे तो थ्योरिटिकली या आर्ट के रूप में देखा जाए तो फिर वर्क डन माना जाएगा, हाँ भाई बहुत काम किया यार तूने तो, लेकिन ये हो नहीं पाया, ये सक्सेस हो नहीं पाया। तो साइंटिफिकली यहाँ पर वर्क डन 0 हो जाएगा अगर डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं हुआ तो। समझ रहे हो? इसका मतलब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अच्छा, ये फोर्स जो है ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट ये भी वेक्टर होता है, सर्टेन डायरेक्शन में हो रहा है ना डिस्प्लेस। इसका मतलब वेक्टर और वेक्टर के बीच में क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। अब ये मल्टीप्लीकेशन या प्रोडक्ट जो बन रहा है, ये वाला मल्टीप्लीकेशन, इसका इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये तो वेक्टर नहीं होता, ये स्केलर क्वांटिटी होता है। वर्क स्केलर क्वांटिटी है, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या है, डॉट प्रोडक्ट लग रहा है, कॉस थीटा लग रहा है। समझ रहे हो? साइन थीटा लगता दोनों वेक्टर के बीच में तो ये भी वेक्टर हो जाता, ठीक। अब कॉस थीटा लग रहा है, मतलब यहां पर एंगल अगर 0 रहा तो मैक्सिमम मिलेगा आपको वर्क, और एंगल अगर 90 डिग्री रहा तो कम मिलेगा, और एंगल अगर रहा 180 डिग्री तो मिनिमम मिलेगा आपको। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? इस पर 1 होता है कॉस का वैल्यू, इस पर 0 हो जाता है, इस पर -1, तो 0 से तो छोटा हो गया ना, तो इस पर मिनिमम वर्क मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये होता है वर्क डन आपका। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग रखेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल को कहाँ पर, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख के देख लेते हैं। तो मान लीजिए मैंने रख दिया है यहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल को ऐसे ही, ठीक है। ये निगेटिव है, इसको थोड़ा सा ऐसा बना लेते हैं, ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ये लो रख दिए, चलो ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाना पड़ेगा आपको। चलो ये हो गया एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये दूसरा, ये तीसरा। अगर पैरेलल दिख रहा है का मतलब क्या है, पैरेलल दिख रहा है अगर, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, यूनिफॉर्म है। अगर पैरेलल नहीं दिखता तो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि अलग अलग असमान, यूनिफॉर्म नहीं होता, नॉन यूनिफॉर्म हो जाता। चलो ठीक है। अब मान लो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से डायपोल मोमेंट, जो आपका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, -2 पॉजिटिव p, ठीक है। p जो है यहाँ से एंगल बना रहा होगा θ1, ऐसा कंसीडर कर लेता हूँ, ऐसा विचार करता हूँ कि डायपोल जो है आपका वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से या इंटेंसिटी से क्या बना रहा है, θ1 एंगल बना रहा है, ठीक। अब इस पर मुझको वर्क डन करना है, तो जरूरी नहीं है कि मैं इसको यहाँ पर डिस्प्लेस कर दूं। मैं वर्क डन अलग तरीके से भी कर सकता हूँ, यहाँ पर इसको डिस्प्लेस ही करना है ना अपने पोजीशन से। ये डायपोल है, डायपोल को डिस्प्लेस करना है अपने पोजीशन से। हुआ क्या डिस्प्लेस, ये ऐसा है, इसको ऐसे कर दो तो भी तो डिस्प्लेस हो रहा है। समझ रहे हो? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी तो डिस्प्लेसमेंट होता है भाई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर दो। अगर ऐसा है, ऐसा है, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्यों कर रहे हैं, इसको उठाकर दूसरी जगह पर क्यों नहीं रख दे रहे, क्योंकि बहुत सारा फैक्टर किस पर, टॉर्क का किस पर डिपेंड कर रहा था, एंगल पर। याद आ रहा है? अभी देखे थे 3 कंडीशन, एंगल के कुछ होने पर 0 हो जा रहा था, कुछ होने पर मैक्सिमम मिल रहा था, कुछ होने पर मिनिमम मिल रहा था।
टॉर्क, याद है ना। तो वही कंडीशन को देख रहे हैं हम लोग कि अगर यहाँ पर थीटा को अलग अलग रखे तो भी तो वर्क डन मिल जाएगा भैया अपन को, क्योंकि डिस्प्लेस तो हो रहा है ना फोर्स के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर फोर्स कैसा लगेगा, इस पर तो फोर्स इस तरफ लगेगा भैया, इसका वैल्यू रहेगा क्यू ई, इस पर लगना है इस तरफ, इसका वैल्यू होगा क्यू ई। ठीक है, चलो ठीक है। अब अगर मैं इसको मान लीजिए डिस्प्लेस कर देता हूँ, मान लो डिस्प्लेस कर दिया हूँ थीटा 2 एंगल से, ये डायपोल मोमेंट को हटा दे रहा हूँ, मान लो थीटा 2 से डिस्प्लेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आ गया नया पोजीशन, ऐसे ले लेते हैं, ये लो, ये रहा आपका थीटा 2। ठीक, पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट पर आ गया, नेगेटिव चार्ज इस पॉइंट पर आ गया। दिख रहा है चेंजेस, पहले ऐसे था बाद में ऐसा हो गया, थीटा 1 से थीटा 2 चले गया। तो कितना वर्क डन हुआ होगा, वर्क डन कुछ मात्रा में हुआ होगा जिसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं डी डब्ल्यू। थोड़े से मात्रा में वर्क डन हुआ है, अल्प मात्रा में, बहुत लेस अमाउंट में वर्क डन हुआ है। लेस अमाउंट में क्यों, क्योंकि इतना ही किया मैं वर्क, ये पूरा किया होगा वर्क, मान लो उसका छोटा सा पार्ट को ले रहा हूँ मैंने बहुत ज्यादा किया वर्क, इसको रात भर घुमाया चल, इतने को मैं क्या ले रहा हूँ फिर थोड़ा सा, जिसमें थीटा 1 से थीटा 2 में क्या हुआ, डिफ्लेक्ट हुआ एंगल। ठीक है, थीटा 1 से थीटा 2 में डिफ्लेक्शन हुआ। अब वर्क डन क्या होता है, फॉल्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहां पर डिस्प्लेसमेंट किस फॉर्मेट में हुआ है भैया, यहां पर डिस्प्लेसमेंट हुआ है थीटा के फॉर्मेट में। थीटा भी मैं क्या किया, हम थोड़ा सा चेंज किया, हम बोला ना थीटा को मैं तो एक्चुअल में बहुत ज्यादा किया था, पर मैं थोड़ा सा अमाउंट ले रहा हूं अभी कैलकुलेशन के लिए, तो डी थीटा कहलाएगा ये। और फोर्स कौन सा लगना है, अभी क्या बोला था मैं, रीस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो, तो टॉर्क इनटू डी थीटा, यही बन रहा है आपका वर्क डन। बस यही तो वर्क डन है। अब यहां पर क्या कर देंगे, टॉर्क का वैल्यू डाल दो। टॉर्क का वैल्यू क्या होता है, पी ई साइन थीटा, तो टॉर्क का वैल्यू होता है पी ई साइन थीटा। ठीक है, तो छोटा सा जो वर्क डन है उसका वैल्यू क्या आ रहा है फिर, पी ई साइन थीटा डी थीटा। मजा इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ये थोड़ा सा वर्क डन है थोड़े से एंगल के डिफ्लेक्शन में। फॉर गेटिंग फुल वर्क डन, फुल वर्क डन अगर आपको प्राप्त करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सोचो। फॉर गेटिंग फुल वर्क डन वी हैव टू मेजर वर्क डन for rotating the dipole from theta 1 to theta 2। अब ये थीटा 1 कुछ भी हो सकता है, ये थीटा 2 कुछ भी हो सकता है, इसलिए थीटा 1 थीटा 2 लिया, ना कि मैं 0 या 90 डिग्री 0 या 30 डिग्री लिया, कुछ भी एंगल हो सकता है ना। तो थीटा 1 से थीटा 2 तक कहीं तक भी मैं किया तो उसका फुल वर्क डन मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या बोल रहे हैं ये, इंटीग्रेटिंग विथ टेकिंग लिमिट्स अब लिमिट किसका लोगे, इंटीग्रेट जब करते हो तो याद रखो, जब भी इंटीग्रेट करोगे आप तो लिमिट उसी वेरिएबल का लोगे जिसका डिफरेंशिएशन हुआ है। वर्क का और थीटा का डिफरेंशिएशन दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर वर्क डन और थीटा का लेना है अपन को लिमिट, तो वर्क डन तो पूरा हो जाएगा भैया, पूरा वर्क मिल जाएगा, तो डब्लू लिख सकते हैं सीधा। तो लिमिट केवल थीटा का ले लेते हैं, मतलब ये वर्क डन जो है पहले के कंडीशन पे 0 था, इस कंडीशन पर। ठीक है, तो W1 अगर 0 भी ले रहे हो तो W2 क्या ले रहे हो आप, पूरा वर्क डन। तो 0 से पूरा वर्क डन मतलब टोटल वर्क डन ही निकलेगा वो W, तो यहाँ पर सीधे W लिख सकते हो। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे ना तो W माइनस 0 W ही आएगा। ठीक है, विथ टेकिंग लिमिट थीटा 1 थीटा इक्वल टू थीटा 1 टू थीटा इक्वल टू थीटा 2, यहां तक का लिमिट ले रहे हैं। अगर ऐसा ले रहे हैं तो वर्क डन क्या आना चाहिए फिर, इंटीग्रेशन ऑफ पी ई साइन थीटा डी थीटा, और लिमिट है थीटा 1 से थीटा का थीटा 2 तक, तो इसी को लिख सकते हैं वर्क डन। अच्छा, इसमें जो चीज़ें कांस्टेंट हैं उनको निकाल लो, पी और ई का तो कोई ताल्लुक नहीं है एंगल से, किसका फिर साइन थीटा का, उनके बीच के एंगल का ताल्लुक रहता है डी थीटा के साथ।
तो θ1 से θ2 तक हो गया। ठीक है, अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा हो जाता है, तो W इक्वल क्या हो जाएगा, PE। इंटीग्रेशन तो हो गया ना, इंटीग्रेशन क्या आ रहा है, माइनस कॉस थीटा, लोअर लिमिट θ1 अपर लिमिट θ2। ठीक है, वर्क डन क्या होगा, माइनस को अगर बाहर ले लो तो माइनस PE कॉस थीटा θ2 से या θ1 से θ2 तक। ठीक, आइए क्या हो रहा है देखते फिर वर्क डन। हमारा वर्क डन हो रहा है W इक्वल टू माइनस PE कॉस θ2, अपर लिमिट को पहले रखो, उसमें से लोअर लिमिट को घटा दो, तो ये बन रहा है। तो वर्क डन क्या हो रहा है, फिर माइनस को अंदर ले जा लो, PE कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, ये आ रहा है वर्क डन अपना। यही वर्क डन होता है, मतलब किसी भी डायपोल पर, कहाँ पर रखे तो, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर रखे तो ये वर्क डन होता है। ठीक, अब इसका महत्व क्या है, इसका महत्व ना अपन को समझ आएगा किस पर समझ आएगा अपन को, जब पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, जो लास्ट टॉपिक अपन का उस पर समझ आएगा। ठीक है, तो ये जूल हुआ इसका ऐसा यूनिट, वर्क का ऐसा यूनिट जूल होता है। डायमेंशन क्या होगा, mL/T-2, ये होता है डायमेंशन। ठीक है, अब चलिए एक कंडीशन रख कर देखते हैं, सोच कर देखते हैं कंडीशन को। मान लो θ1 को रख लेते हैं 0 डिग्री। ठीक, θ1 0 डिग्री है, मतलब पहले किस कंडीशन पे था, इस कंडीशन पर, और इस कंडीशन को क्या बोलते थे, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अभी बोले थे ना थोड़ी देर पहले, टॉर्क जब निकाले थे, क्यों स्टेबल इक्विलिब्रियम बोले थे, क्योंकि वहां पर टॉर्क क्या लग रहा था अपन का, 0 लग रहा था, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन है ये। ठीक, और θ2 को रख देते हैं 90 डिग्री। ठीक है, θ2 को 90 डिग्री रखें, तो θ2 90 डिग्री पर क्या आ रहा था अपन का, स्टेबल, सॉरी, θ2 इक्वल 90 डिग्री पर, मतलब टॉर्क हो गया अपना ऐसा सीधे 90 डिग्री। और ये कंडीशन को क्या बोल रहे थे हम लोग, याद कीजिए, स्टैंडर्ड पोजीशन बोल रहे थे, याद है डायपोल का। अब मैं बोला था स्टैंडर्ड पोजीशन क्यों कहा जाता है, ये बताएंगे, तो अब बता रहे हैं उस चीज को, थोड़ा सा समय लगेगा इसको बताने में, समझने में। पहले तो इसको देखो, θ1 और θ2 को जो वैल्यू रखें, cos 0 हो गया यहाँ पर, मतलब एक कंडीशन रख रहा हूँ मैं, स्पेशल कंडीशन है ऐसा समझो। ठीक, तो W क्या हो रहा है फिर आपका, PE cos 0 माइनस cos 90। cos 90 क्या होता है भैया, cos 90 तो 0 होता है, और cos 0 1 होता है। ठीक है, यहाँ पर W का वैल्यू आ रहा है PE। ये पोजीशन ऐसा है, मतलब 0 डिग्री से अगर 90 डिग्री पर ला रहे हैं हम लोग किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को, तो वहां पर वर्क डन मैक्सिमम करना पड़ रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है हमको। बाकी किसी पॉइंट पर इतना वैल्यू मिलेगा नहीं, आप रख कर देख सकते हो, बिल्कुल रख कर देख सकते हो, 90 से 180, 0 से 180, किसी भी पोजीशन पर जाओ, नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, बस इसी पोजीशन पर मिलेगा आपको, ये पॉइंट को समझ लिए। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इसको जल्दी से समझते हैं। हम लोग जनरली कैसे दिखाते थे पोटेंशियल एनर्जी को, mgh के रूप में, याद आ रहा है, mgh क्या है फिर, mg मतलब, अरे भैया ये कुछ नहीं है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही है। ये होता है फोर्स, वर्टिकल फोर्स, और ये होता है हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। अरे ये है आपका बिल्डिंग के इस पॉइंट पर जो कि सरफेस से लगा हुआ है, यहाँ पर PE का वैल्यू 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि हाइट यहाँ पर क्या है, 0 है। यहाँ पर हाइट 0 होने के कारण पोटेंशियल एनर्जी 0। जैसे जैसे ऊंचाई पर बढ़ते जाओगे यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इस बिल्डिंग के लिए मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। तो ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ और ये वर्टिकल फोर्स हुआ ऑब्जेक्ट पर लगने वाला। ठीक, तो मैक्सिमम हो गया। तो मैक्सिमम कब हो रहा है, मतलब समझना, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, कहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो रहा है, इस पर 0, मतलब इसको ग्राउंड मान लो तो इस पर 0, इस पर कुछ, इस पर बहुत, ये लास्ट पॉइंट मान लो तो इस पर सबसे ज्यादा हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ कैसे रहा है, मुझको ऊपर उठाना पड़ रहा है। ऊपर उठाने का मतलब मुझको कुछ कार्य करना पड़ रहा है, वर्क डन करना पड़ रहा है। तो वर्क डन ही तो किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये वर्क ही तो है ना, वर्क इक्वल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वो वर्क डन ही पोटेंशियल के रूप में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक, तो इसका मतलब हम लोगों का जो वर्क डन आया है वही क्या है, एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी वही है, वही चीज पोटेंशियल एनर्जी है आपका। ठीक, जो वर्क डन आया है वही पोटेंशियल एनर्जी है। इसका मतलब अब सोच कर देखिए, किसी ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी किसी पॉइंट पर 0 रहा होगा या कम रहा होगा। मैं अगर उस पर वर्क करता हूँ, मान लो 1000 भी रहा होगा, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पर 1000 भी है, मैं वर्क करूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा कि घटेगा, सोच कर देखो। ऑब्वियस है बढ़ेगा, क्योंकि मैंने इस पर वर्क किया तो इसका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इस पर क्या होते जाएगा, वो फॉर्म बनाते जाएगा ना, इस पर कन्वर्ट होते जाएगा वो वर्क। जैसे मैंने इस पर कुछ वर्क किया तो वो इसके पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाते जाएगा। जैसे मान लो मैं आज इतना पढ़ा, ठीक है, इतना पढ़ा तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी इतना हुआ। अब मैं कल और पढ़ रहा हूँ तो पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा सा बढ़ा, तो वर्क कर रहा हूँ जैसे जैसे मैं, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। अब मैं पढ़ कैसे भी रहा हूँ, किसी भी तरीके से पढ़ रहा हूँ, कम भी हो सकता है पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू, ज़्यादा भी हो सकता है एक ही दिन में। तो यहाँ पर 1000 है, अगर मैं 1000 तक पढ़ चुका हूँ तो अगर मैं 1001 पढ़ रहा हूँ तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी मेरा बढ़ गया। समझ रहे हो, एक पॉइंट से बढ़ा लेकिन बढ़ा। तो मैं कुछ भी वर्क डन करूँ इस डायपोल पर, कुछ भी वर्क डन करूँ किसी दूसरे पॉइंट से, तो वो क्या कहलाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। कुछ भी वर्क डन करूँ तो ठीक। अब हम लोगों को ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी किसी डायपोल का 0 रहता हो। ठीक, जहां पर पोटेंशियल एनर्जी किसी डायपोल का 0 हो, ऐसा पॉइंट कौन सा हो सकता है, फिर यहां पर तो मैक्सिमम मिल रहा है वर्क डन। समझते हैं, इस पॉइंट को ही समझते हैं। ठीक है, अभी बनाया था ना हम लोग डायग्राम। चलो, ये हुआ आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये लो ऐसा। ठीक, इस पर जो इलेक्ट्रिक डायपोल था आपका θ1 था ऐसा, और इसको डिस्प्लेस करके हम लोग ऐसा ले गए थे, मान लो ऐसा, तो ये θ2 हो गया था। ठीक, ठीक है। अब इसको 90 डिग्री तक कन्वर्ट कर दिया हूँ मैं, तो 90 डिग्री में अगर कन्वर्ट करूंगा तो पॉइंट कैसा बन जाएगा, θ2 वाला, उसको 90 बना लेते हैं सीधे, ऐसा पॉइंट बन जाएगा। तो θ2 इज 90 डिग्री इन दैट कंडीशन। ठीक है, उस कंडीशन पे, तो उस कंडीशन पर माइनस यहाँ आ गया, प्लस यहाँ आ गया। ठीक, यहाँ था पहले माइनस, यहाँ था पहले प्लस। ठीक है, तो θ1 जो था पहले के कंडीशन पर 0 था, तो θ1 को भी 0 रख लेते हैं। फिर θ2 90 कर लियो ना, तो θ1 को 0 कर लेते हैं। ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस। अब सोचो, ये θ2 हो गया, ये 90 डिग्री हो गया ना वर्क डन टोटल। अब सोचो, हाँ मैं सोचने बोल रहा हूँ आपको कि आपने इसको रोटेट किया है ऐसा। ठीक है, पॉजिटिव इधर आ गया, निगेटिव नीचे आ गया, तो 90 डिग्री का कंडीशन बन गया। तो वर्क डन तो दिख रहा है यहाँ पर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री का हुआ, जिसके कारण मैक्सिमम वर्क डन मिल रहा है अपन को। लेकिन आपने इस पर भी वर्क कराया होगा, पॉजिटिव पर, इस पर भी वर्क कराया होगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, मतलब दोनों पर तो फोर्स लगा होगा, और फोर्स का अमाउंट दोनों पर इक्वल होगा। मतलब दोनों पर फोर्स का अमाउंट इक्वल, इस पर इस तरफ लग रहा है QE और इस पर इस तरफ लग रहा है QE। ठीक है, फोर्स का अमाउंट इक्वल हो गया। एंगल भी इक्वल है क्या दोनों का, 90 डिग्री अपोजिट, या फिर यहाँ भी क्लियर देख सकते हो आप 90 डिग्री बन रहा है। तो एंगल भी इक्वल है, डिस्प्लेसमेंट भी इक्वल है दोनों का। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो इक्वल हुआ ना, ऐसे मत देखो भैया ये छोटा सा डिस्प्लेस दिख रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो 90 ही हो रहा है ना। तो वर्क डन जो पॉजिटिव चार्ज पर हुआ वही वर्क डन नेगेटिव चार्ज पर हो रहा है। तो नेट वर्क डन क्या हो जा रहा है, फिर नेट वर्क डन 0 हो जा रहा है क्या। सोचो सोचो भैया, जितना पॉजिटिव पर कर रहे हो आप वर्क, उतना ही निगेटिव पर भी वर्क करना पड़ रहा है, उतना ही वर्क डन। तो नेट वर्क डन दोनों को मिला दोगे तो 0 हो गया ना, क्योंकि निगेटिव को ऐसे खींचने में और पॉजिटिव को ऐसे खींचने में अपोजिट वर्क करना पड़ा है दोनों को। एक को यहाँ से यहाँ ले जाना पड़ा, एक को यहाँ से यहाँ लाना पड़ा। समझ रहे हो, इस कारण नेट वर्क डन विल बी 0 इस कंडीशन में। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा इस पॉइंट पर, जो नेट वर्क डन होता है वही तो होता है पोटेंशियल एनर्जी, 0 हो जाएगा इस पॉइंट पर। मतलब थीटा इक्वल टू π/2 या 90 डिग्री पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है। इंडिविजुअल चार्ज पर वर्क डन मैक्सिमम होता है। समझ रहे हो, पॉजिटिव चार्ज पर वर्क डन मैक्सिमम हुआ, निगेटिव चार्ज पर वर्क डन मैक्सिमम हो रहा है। ठीक, लेकिन दोनों का नेट वर्क डन 0 हो जा रहा है।
और दोनों का नेटवर्क डन जीरो होने के कारण पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जा रहा है। तो इसका मतलब थीटा इक्वल 90 डिग्री हमको क्या मिल गया है, ऐसा पोजीशन मिल गया है जहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है, मतलब वो इन्फिनाइट का पोजीशन है। अब इन्फिनाइट से हम लोग किसी चीज को खींच कर ला रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी काउंट कर सकते हैं। इन्फिनाइट से लाते थे, याद है आपको, चार्ज को इन्फिनाइट से ला रहे हैं तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ये चीज अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक, पोटेंशियल वाले में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि चार्ज को अगर इन्फिनाइट से लाते हैं तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। पहले के कंडीशन पर जीरो है, हम वर्क डन कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ आएगा, तो डायपोल को भी इन्फिनाइट में रख दिया। इन्फिनाइट इसके लिए 90 डिग्री हो गया क्योंकि वहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, समझ गए। तो थीटा इक्वल 90 डिग्री पर पोटेंशियल एनर्जी अपन का जीरो आ रहा है। ठीक, और इसी कारण इसको क्या पोजीशन कहा जाता है, स्टैंडर्ड पोजीशन, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो इन दैट पोजीशन। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री इज जीरो, so this can be called as standard position of infinite position है ना, यही तो किसका, इलेक्ट्रिक डायपोल का। इसका मतलब अब यहां से किसी भी एंगल में कन्वर्ट करो, आप किसी भी एंगल की तरफ डिफ्लेक्ट करो, आपको कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा। समझ गए पॉइंट बोलने का, ये होता है स्टैंडर्ड पोजीशन, क्योंकि ये जीरो है यहाँ पर P का वैल्यू। अब यहां से कुछ भी वर्क डन करोगे तो कुछ तो बढ़ेगा, चाहे इस तरफ करो या इस तरफ करो, समझ रहे हो। तो आपका वर्क डन क्या होता है, टॉ इंटू डी थीटा होता है वर्क डन। ठीक है, अगर छोटा सा वर्क डन है तो टॉ इंटू डी थीटा हो गया वर्क डन। ठीक है, अपन लोग अब इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करना पड़ेगा टोटल वर्क डन निकालने के लिए। फॉर गेटिंग टोटल वर्क डन, पूरा वर्क डन पाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू इंटीग्रेट इक्वेशन 1 लिख रहे हो तो इक्वेशन 1 विथ टेकिंग लिमिट क्या लोगे आप, थीटा का वैल्यू पाई बाई 2 से, मतलब स्टैंडर्ड पोजीशन से, वहीं से तो चेंज कर रहे हो ना पोजीशन को, टू स्टैंडर्ड पोजीशन से कहां तक ले जाओगे, थीटा का वैल्यू कहीं तक भी थीटा तक ले जा ले रहा हूं, चलो मतलब पाई बाई 2 से किसी भी एंगल तक ले जाओ थीटा तक। ठीक है, तो वर्क डन क्या मिलेगा फिर आपको, पाई बाई 2 से लेकर थीटा तक। और साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है भैया, माइनस ऑफ कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा इंटीग्रेशन होता है ना साइन थीटा का। आइए फाइंड आउट करते हैं फिर क्या बन रहा है, आप बना भी लिए होंगे अब तक। आइए वर्क डन क्या हो रहा है फिर, पीई माइनस ऑफ कॉस थीटा, लिमिट है पाई बाई 2 से थीटा तक। ठीक है, W इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा, अपर लिमिट पहले रखूँगा फिर लोअर लिमिट रखूँगा मैं, तो माइनस पीई कॉस थीटा माइनस कॉस पाई बाई 2 क्या होता है, पाई बाई 2 जीरो होता है। तो क्या बना, वर्क डन इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा, ये है आपका वर्क डन। और यही वर्क डन, दिस वर्क डन विल convert in form of potential energy for electric dipole, इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए पोटेंशियल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए U या पोटेंशियल एनर्जी को लिख सकते हो माइनस पीई कॉस थीटा, ये रहा आपका पोटेंशियल एनर्जी। ये तीन में से एक टॉपिक के आने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। इसमें कुछ स्पेशल कंडीशंस बन सकते हैं क्या, बिल्कुल बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं और वो स्पेशल कंडीशंस, आइए देखते हैं। वो स्पेशल कंडीशंस बन सकते हैं थीटा के बीच
मतलब एंगल का अलग अलग वैल्यू होने पर, अगर थीटा 0 है तो क्या होगा, थीटा 90 है तो क्या होगा, थीटा अगर थीटा मान लो 0 डिग्री हो तो तब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा आपका, पीई माइनस में जो कॉस जीरो होता है 1 तो माइनस ऑफ पीई, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ आपका माइनस पीई, मतलब ये आ रहा है यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। तो क्या था भैया, थीटा 0, थीटा का 0 डिग्री क्या होता था आपका, ऐसा पोजीशन जहां पर कोई डिफ्लेक्शन हुआ ही नहीं है। किसका कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ है, डायपोल का, स्टेबल इक्विलिब्रियम। सो इन स्टेट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम के स्टेट पर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी विल अचीव, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी अचीव होगा आपका। ठीक, दूसरा मतलब कौन सा पोजीशन है भैया, ये वही वाला ना, याद रखो ऐसे। स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलना है मतलब निगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर, ई और पी के बीच में कोई भी एंगल नहीं है, ये देखो 0 डिग्री का एंगल है। ठीक, ये पॉइंट हुआ। दूसरा है आपका, अगर थीटा को रख दो 90 डिग्री, तो थीटा 90 डिग्री मतलब यहाँ से उठाकर यहाँ तक कर दिया आप, तो यू इक्वल क्या हो जाएगा माइनस पी ई कॉस 90, और कॉस 90 होता है 0, तो यू इक्वल हो जाएगा 0। तो ये वही पोजीशन है जहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 मिलता है, अभी देखे थे ना हम लोग। इसको क्या बोलते थे, स्टैंडर्ड पोजीशन ऑफ डायपोल, द पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0। ठीक है, एक पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट, अगर थीटा के वैल्यू को मैं रख दूं, क्या थीटा के वैल्यू को रख दिया जाता है, चलो 180 डिग्री, लास्ट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। तीसरा, इफ थीटा इज 180 डिग्री, तब क्या होगा आपका, u इक्वल होता है माइनस पी ई साइन 180 डिग्री, और साइन 180 क्या होता है बच्चे, साइन 180 डिग्री होता है माइनस, सॉरी साइन 180 है ना, वो कॉस 180 ना भैया, कॉस 180 माइनस 1 होता है। ठीक, क्योंकि कॉस 0 1 होता है तो उसका उल्टा क्या होगा -1, तो u क्या हो जाएगा पॉजिटिव। सो इन दैट कंडीशन पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम। सो इन कंडीशन ऑफ या इन स्टेट ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर क्या होना है आपका, द पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम, ये मैक्सिमम रहेगा आपका। ठीक है, चलो ठीक है। P और E के बीच का एंगल है ना ये थीटा, तो कंफ्यूज मत होना, यहां से ऐसे कर रहे हैं यहां से ऐसे कर रहे हैं, नहीं, P और E के बीच का एंगल है यहाँ पर थीटा। तो P और E के बीच का एंगल मतलब ये वाले पॉइंट पर समझना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन पर है, P का डायरेक्शन इसके जस्ट उल्टा है, यही तो P और E के बीच का एंगल है ना। ऐसा मत सोचना अपन यहाँ से कन्वर्ट कर रहे हैं यहाँ से कन्वर्ट कर रहे हैं, ऐसा वो पहले पॉइंट को समझाने के लिए था कि π/2 पर लाने पर 0 हो गया। अब π/2 से किसी भी पोजीशन पर ले जाओ तो कुछ ना कुछ आपको वर्क डन करना पड़ेगा, वही पोटेंशियल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। पर एक्चुअल पोटेंशियल एनर्जी कैसे काउंट करोगे, यहाँ से कितना एंगल बना रहा है वो P और E के बीच, P और E का रिलेशन आ रहा है ना पोटेंशियल एनर्जी में। तो बस ये था। तो ये है अपन का आज का टॉपिक, जिसमें 3 चीजों को देखे हम लोग। 3 चीजें क्या क्या, पहला टॉर्क, दूसरा वर्क डन, तीसरा पोटेंशियल एनर्जी। ये तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से भी, इंपॉर्टेंट जेईई और नीट की दृष्टि से भी। ठीक है, तीनों को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में देखे हम लोग, और टॉर्क, पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन को तीनों एक दूसरे से को रिलेट है, इसलिए एक वीडियो में इसको कंप्लीट करने की कोशिश किया हूँ मैं। ठीक है, आज के टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुत जल्दी। थैंक यू।